वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट क्लास का होमवर्क देख लेते हैं। और हमेशा की तरह बच्चों, जब भी आप होमवर्क करें तो सीक्वेंस को मेंटेन रखें। मेंटेन सीक्वेंस व्हाइल डूइंग होमवर्क। सबसे पहले आपको लेक्चर 3 को रिवाइज करना है, फिर केमिकल काइनेटिक्स के ही लेक्चर 1 से लेक्चर 3 को रिवाइज करना है। इलस्ट्रेशन अप टू 6, बिगिनर बॉक्स अप टू 1 हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज 1 अप टू 39 एक्सेप्ट 37, राइट। मैंने आपको रिवीजन का होमवर्क सैटरडे को दे रखा था, मतलब जो संडे को करना था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट, बेटा प्लीज आपको जितना होमवर्क दिया जा रहा है बस आप उतना करते चलो। अपने से कोई प्लानिंग नहीं करनी है, जैसा कहा जाए वैसा करते चलो। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स की, राइट। अपन न्यूमेरिकल कर ही रहे थे कि उसमें से हम जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे थे, आपको मैं याद दिला दूं, c की पावर n बराबर r इस कंसेप्ट पे कर रहे थे। जो c था यहां पर कंसंट्रेशन का रेशियो था, ये कंसंट्रेशन नहीं था, कंसंट्रेशन का रेशियो था। ठीक उसी प्रकार से इस फॉर्मूले में जो r था वो रेट नहीं था, वो रेट का रेशियो था, राइट। मैं मान के चल रहा हूं आपको इतना याद है। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जब भी मैं बोलूं, मैं आपको दोहरा रहा हूं, फिर से सुन लो। जब भी मैं बोलूं आपको सुनना है। पैरेलल में कोई डाउट आ रहा है तो उसे आप पेज में लिखो फटाफट। टाइप करने में ज्यादा समय लगता है, टाइप ना करो, उसे पेज में लिख के चलो। जो जो डाउट आए समय के साथ वो होता जाएगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो या तो जब मैं पूछूं आपको कोई डाउट है तब बताना, या तो क्लास के बाद मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब क्लास चल रही है कुछ समय टाइप करके कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ना छोड़ देना, क्योंकि आज हम और अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैंने पहले कहा था इस चैप्टर में न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे करना, राइट। मतलब हम स्पीड बढ़ाने के लिए कैसे करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर आपका ध्यान लिखने में है तो वो चीज गायब हो जाएगी और फिर आप परेशान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज मैं आपसे एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, कुछ ऐसा। ये न्यूमेरिकल भी वैसा है जैसा हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। बस फर्क इतना है कि पहले के सवालों में वर्ड्स में लिखा होता था। जैसे जैसे आप ध्यान से देखो, ये पहला डाटा और दूसरा डाटा, राइट। इसमें एक ही कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुई, 0.05 से 0.10। आज इसी चीज को हम शब्दों में नहीं लिख के एक डाटा के रूप में दे रखा है, तो आपको डाटा का इंटरप्रिटेशन करना है। मतलब वही वाला सवाल जैसा हम पहले करते थे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्स देन रेट बिकम्स डबल्स। वही सवाल है, बस यहां लैंग्वेज में नहीं लिखा है, यहां डाटा दे रखा है और अपने को डाटा का इंटरप्रिटेशन करना है। आज भी फॉर्मूला वही लगाना है जो हम पिछली क्लास में लगा रहे थे, दैट इज c की पावर n बराबर r, राइट। हाँ, सिंपल हमें देख के पता चल गया तो अपन देख के बता देंगे ऑर्डर। अगर देख के पता नहीं चला तो लॉग लेके करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। जब इस प्रकार का सवाल आए तो मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे तुरंत इसे सॉल्व करने लग जाते हैं। इसे सॉल्व मत करो, पहले ध्यान से डाटा को देखो, पहले डाटा को समझो। बहुत सारी चीजें आपसे ओरली हो जाएंगी, राइट। जैसे कैसे, सुनिएगा। हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ ए को, कंसंट्रेशन ऑफ बी को। पहला और जो दूसरा डाटा है उसमें एक ही कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा, 0.05 से 0.10 किया। एक ही कंसंट्रेशन को दुगना किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है हम देख पा रहे हैं वो दुगना हो गया। कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो गया। तो सोचो, कंसंट्रेशन को दुगना करने से रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो गया, तो सोचो उसकी पावर क्या होगी। आप सब मुझे तुरंत बता देते हैं सर उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। कैसे? जब भी ऐसे सवाल आए तो कैसे कर सकते हो, इसी कंसेप्ट को लगा सकते हो। हमने ओरली देख के पता कर लिया, इसका जो करने का प्रॉपर तरीका वो भी सुनिएगा, राइट। बच्चों, एक बात तो पता है, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा R बराबर K इंटू ए की पावर X इंटू बी की पावर Y, कुछ ऐसा ही तो होगा। कहीं ना कहीं हमें X और Y पता करना है। X और Y जैसे ही मिल गया वैसे हमें रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। तो अपन करते क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का और रेट का रेशियो निकालते हैं। मतलब जब भी हम C की पावर n बराबर R कर रहे हैं तो ये है क्या, कंसंट्रेशन का रेशियो, ये क्या है, रेट का रेशियो। तो अपन रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो निकालते समय ये कोशिश करो हमेशा बड़ा अपॉन स्मॉल करो, उससे कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। आप जैसा चाहे वैसा निकालो, पर ऐसा करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कम होगा, राइट। जैसे ए और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो मैं कैसे लिख रहा हूं,
0.10 अपॉन 0.05। बच्चों ये किसका डाटा है? ए का, तो ए की पावर क्या है? एक्स, तो मैंने लिख लिया एक्स। ठीक उसी प्रकार से आते हैं बी में, तो बड़ा अपॉन छोटा, यहां तो दोनों ही बराबर है, तो 0.05 की पावर y बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1.2, मतलब मैं सीधे इसे लिख सकता हूं 2। ठीक है, ये इन सवालों को करने का बेसिक डिटेल तरीका है, कितना भी कठिन सवाल हो ऐसे करना, राइट। ये तो कट जाएगा 1 की पावर y, मतलब आप समझ जाओगे, इसे नहीं देखना, इस पे देखते हैं। बच्चों ये लिखा है 2 की पावर x बराबर 2। सोचो x की वैल्यू कितनी हो कि 2 बन जाए? सर सो सिंपल, x की वैल्यू 1 हो। हमने जो ऐसे किया, इसे आप ओरली भी देख के बता सकते थे, सर a को दुगना किया, b को नहीं बदला, तो रेट दुगना हो गया। मतलब कंसंट्रेशन के दुगना होने से रेट दुगना हो रहा, सिंपल सा बात है कि पावर 1 है, ऑर्डर 1 है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलो अब बात करते हैं y पे। जब भी कभी किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो ये कोशिश करो कि जिसकी पावर निकाल रहे हो उसका डाटा बदल रहा हो, और जिसकी पावर नहीं निकाल रहे उसका डाटा नहीं बदला। मतलब हम लोग अगर b की पावर निकाल रहे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेंगे, तो देखो आपने दोनों में चेंज नहीं हुआ, तो उससे लेने से कोई मतलब नहीं है, उससे y नहीं आने वाला। तो आप ऐसे डाटा का चयन करो जिसमें b बदल रहा हो पर a ना बदल रहा हो। मतलब आप मुझसे ये भी कह सकते हो, सर हम इन दोनों को ले लेते हैं और इन 2 और 3 को ले ले और इन दोनों को डिवाइड करें, क्या तब भी आएगा? हाँ बिल्कुल तब भी आएगा। पर अगेन हम सवालों को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, क्यों हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का डाटा ले, जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 में बी को हमने दुगुना किया और ए को चेंज नहीं किया, बी को दुगुना किया, ए को चेंज नहीं किया, बी की कंसंट्रेशन को बदल रहे हैं, फिर भी अगर आप देखो 1 और 3 में रेट नहीं बदल रहा। बेटा कंसंट्रेशन को दुगुना किया लेकिन फिर भी रेट नहीं बदला, कंसंट्रेशन को दुगुना करने से रेट नहीं बदलता। हर बच्चा समझ जाएगा, सर कंसंट्रेशन को दुगुना किया फिर भी रेट नहीं बदला, मतलब सिंपल सी बात है सर, जो y है वो तो 0 है। हम ओरली देख के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? c की पावर n बराबर r से कंसंट्रेशन का रेशियो निकालो, रेट का रेशियो निकालो और पावर बताओ। पावर कभी देखने से पता चल जाता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई तो लॉग लेना पड़ता है, इसके अलावा सवाल नहीं आता है, ना आएगा। बच्चों ऐसे सवालों को हम देखने से ही बता सकते हैं, बशर्ते आप डाटा को ध्यान से देखें। सवाल मिलते ही पेन न चलाओ, सबसे पहले डाटा को ध्यान से देखो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कैसे हमने सोचा। बच्चों सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखा। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए को दुगना किया, बी को चेंज नहीं किया, तो रेट दुगना हो गया। कंसंट्रेशन के दुगना होने से रेट दुगना हो रहा, मतलब एक बात तो पक्की है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पावर 1। मतलब यहां से हमें पता चल गया जो x है उसकी वैल्यू है 1। फिर आते हैं b पर। जब कभी किसी की पावर निकालो तो कोशिश करो उसमें चेंज हो रहा हो, लेकिन दूसरे वाले में चेंज ना हो, ऐसी कोशिश करो। नहीं ऐसा डाटा है तो रेशियो निकाल के तो कर ही लेंगे, पर ऐसा होने से आसानी हो जाता है। जैसे इक्वेशन नंबर 2 और 3 के बजाय इक्वेशन नंबर 1 और 3 लो। इसका फायदा ये होता है कि बी की कंसंट्रेशन तो दुगनी हुई, लेकिन ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। बी को दुगना किया फिर भी रेट में कोई चेंज नहीं आया। अरे कंसंट्रेशन के बदलने से अगर रेट नहीं बदल रहा, कंसंट्रेशन के बदलने से अगर रेट नहीं बदल रहा, सरल सी बात है कि बेटा उसकी जो पावर है वो 0 है। लो हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमने y की वैल्यू निकाल ली, यहां से हमारे सामने बच्चों हो जाएगा r बराबर k इंटू a की पावर x यानी कि 1, b की पावर y यानी कि 0। ये हमने रेट लॉ लिख लिया। अगर कोई आपसे a की ऑर्डर पूछे तो आंसर होगा 1, अगर कोई आपसे b की ऑर्डर पूछे तो आंसर होगा 0, अगर कोई आपसे ओवरऑल ऑर्डर यानी कि n पूछे तो आंसर होगा 1 + 0 बराबर n 1। बच्चों इस सवाल में करने के लिए सबसे पहले आप डाटा को देखो। आई होप आप सब समझे हमने कैसे इसे आसानी से किया। इसी तर्ज पे अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, जिसे आप अटेंड करेंगे। ये जो सवाल मैंने बहुत आसानी से सॉल्व किया, इसी सवाल का करने का एक डिटेल्ड मेथड है। इच्छा आपकी है, आप ऐसे करना चाहते हैं कि जैसा मैंने बताया वैसा करने चाहते हैं। क्लियर? बच्चों हमारे सामने इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक रिएक्शन दे रखी है A2 + B2 से बना 2AB और कुछ डाटा दे रखा है, सभी लोग अटेम्प्ट करें। सबसे पहले ध्यान से डाटा को देखो, पेन मत चलाओ। सबसे पहले ध्यान से डाटा को देखो।
और आज का रूल, इवन इस पूरे चैप्टर का रूल रहेगा, जब मैं बोलूंगा तो आप सब सुनेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले डाटा को देखो। ऑलराइट, टाइम्स अप, समय समाप्त। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। बच्चे जब सवाल सॉल्व करते हैं तो उनको समझ में आ गया यार ये रिएक्शन है, मुझे इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले वो रिएक्शन का रेट लॉ अपने मन में एज्यूम करते हैं। यार इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा, R बराबर K इंटू A2 की पावर X इंटू B2 की पावर Y, तो होगा कहीं ना कहीं अपने को X और Y निकालना है। चलो सबसे पहले डाटा को देखते हैं। सबसे पहले अपन ए को देखते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए की कंसंट्रेशन को दुगना किया, 0.1 से 0.2 यानी कि दुगना किया। ए को दुगना कर रहे हैं लेकिन बी को चेंज नहीं कर रहे। मैंने भी तो आपको रूल यही बताया, कोशिश करो जिसकी पावर निकाल रहे हो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो लेकिन बगल वाले का चेंज नहीं हो, ऐसी कोशिश करो। ए का कंसंट्रेशन दुगना हुआ, बी का कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ, तो केवल ए का सवाल हो गया। मतलब ये इस टाइप का सवाल हो गया, ए की कंसंट्रेशन को दुगना करते हैं तो रेट दुगना होता है। बच्चा जाने अनजाने में सवाल तो करता है, इसको दुगना करने से वो समझ जाता है 2.5 से 5 हुआ यानी कि रेट दुगना हुआ। यार कंसंट्रेशन को दुगना करने से रेट दुगना हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बच्चा तुरंत समझ जाता है एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन जाने अनजाने वो एक गलती कर देता है। वो गलती क्या करता है बच्चों, सुनिएगा। आज यहां जो डाटा दे रखा है वो रेट ऑफ रिएक्शन का डाटा नहीं है, ये जो डाटा दे रखा है ये ए बी प्रोडक्ट का है। बच्चों हम जब कंपेयर करते हैं, हम जब रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, आर बराबर के इंटू ए टू की पावर एक्स इंटू बी टू की पावर वाई लिखते हैं, तो ये जो आर होता है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं होता, ये रेट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता। मतलब हमारा जो ये कंपैरिजन होता है, या मैंने आपको जो ट्रिक बताया सी की पावर एन बराबर आर, उसमें जो आर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आज सवाल में हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है, हमें गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसा करते हैं, अपन सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, इस रिएक्शन का जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ROD A2 by 1 बराबर ROD B2 by 1 बराबर ROA AB by 2। मतलब हमें जो रेट दिया है वो प्रोडक्ट का दिया है, लेकिन हमें चाहिए रिएक्शन का रेट। तो जो रिएक्शन का रेट होगा उसमें बाई टू होगा। पर क्योंकि आप लोग इस सवाल में हर जगह निकालते हो रेशियो, राइट, आप लोग इस सवाल में हर जगह निकालते हो रेशियो, तो ये 2 से 2 कट जाता है तो आपको अंतर पता नहीं चलता। आपको अंतर पता नहीं चलता इसका मतलब ये नहीं कि जो डाटा दिया है आप उसी में लेके सॉल्व करो। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आज अंतर पता क्यों नहीं चल रहा। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो अपॉन टू यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और अंत में जब आप रेशियो निकालते हो रेट का तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि 2 होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी सवाल में फर्क पड़ता है, इसलिए डाटा को ध्यान से देखें। फिलहाल अभी रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है, उसे हम सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे फिर से सुनिएगा। हमने ए की कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट दुगना हो गया, कंसंट्रेशन को दुगना करने से रेट दुगना हो गया। हमने सर देख के सीधे बता दिया एक्स की वैल्यू 1। किसकी कंसंट्रेशन दुगना हुई, A2 की, तो किसकी पावर पता चलेगी, A2 की, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 1। चलो पता करते हैं y। अब y किसकी पावर है, B2 की, तो B2 के डाटा को देखो, जिसका पावर निकाल रहे हो कोशिश करो उसका कंसंट्रेशन तो चेंज हो लेकिन जो दूसरा वाला है उसका कंसंट्रेशन चेंज ना हो, ऐसी कोशिश करो। कल को अगर कभी कोई सवाल ऐसा आ गया कि सबका डाटा बदला है, A2 भी बदला है, B2 भी बदला है, या 2 टाइम 3 टाइम, तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया प्रॉपर रेशियो लेना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। देखते से पावर पता चले तो ठीक है, वरना लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। वो इस टॉपिक का सबसे हाई लेवल का सवाल होता है जो आपके एग्जाम में नहीं आता है। फिलहाल हमने x की वैल्यू तो पता कर ली, चलो पता करते हैं B2 मतलब की पावर मतलब y। b को देखते हैं तो अपन को b का डाटा ऐसा लेना है
जिसमें बी तो बदल रहा हो लेकिन ए बदल नहीं रहा हो, साफ साफ दिख गया इक्वेशन नंबर 2 और 3। 0.1 से 0.2 हुआ यानी कि दुगना हुआ। बी की कंसंट्रेशन को दुगना किया और ए की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया। बी की कंसंट्रेशन को दुगना किया तो पता चला जो रेट है 5 से 10 यानी कि वो भी दुगना हुआ। कंसंट्रेशन के दुगना होने से रेट दुगना होता है। साफ साफ हमें पता चल गया सर y बराबर 1 है, x बराबर 1 है। सर एक बात तो पक्की है, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है k इंटू a2 की पावर 1 इंटू b2 की पावर 1 है, मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। बच्चों ये सवाल ओरली हो जाते हैं बशर्ते आप डाटा को ध्यान से देखो। लेकिन सबसे पहली गलती आपने कहां करी? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देखा। दूसरी गलती आप क्या करते हो, सवाल आपसे रेट लॉ नहीं पूछा है, सवाल आपसे रेट लॉ नहीं पूछा है, सवाल आपसे ऑर्डर नहीं पूछा है, सवाल आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है। अब ये कैसे निकाले? बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या हमने इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख लिया? लिख लिया। इस रिएक्शन का जो हमने रेट लॉ लिखा बच्चों, R बराबर K इंटू A2 की पावर 1 इंटू B2 की पावर 1, ऐसा ही तो लिखा। ऑलराइट, ये जो R है ये है क्या? सर ये है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये K क्या है? रेट कांस्टेंट। और ये A2 क्या है? सर A2 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उस समय जब रेट ऑफ रिएक्शन ये है। मतलब जिस समय की रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो उसी समय की कंसंट्रेशन A2 की B2 की पुट करोगे। जिस समय की, जिस एक्सपेरिमेंट की आप रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट करोगे उसी समय का A2 का डाटा पुट करोगे, उसी समय का B2 का डाटा पुट करोगे। चलो इनमें से कोई एक डाटा पुट कर लेते हैं। मैं कुछ लिखूंगा, आप मुझे गलती बताना, तो मैं समझ जाऊंगा आप समझे कि नहीं समझे। बच्चों हम ये पहली वाली इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं, राइट। पहली वाली इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू के इंटू A2 का कंसंट्रेशन है 0.1, B2 का कंसंट्रेशन 0.1। बच्चों जो मैंने लिखा है ये सही है कि इसमें कुछ कमी है? इसमें कुछ कमी है कि सही है? अरे सर आपने जो लिखा वो तो रेट ऑफ अपीयरेंस है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। बच्चों अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बाई 2 करके होगा। मतलब अब इस डाटा से जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो वो एग्जैक्टली सही आएगा। आप सभी सॉल्व करें, मुझे बताएं k कितना आता है। आप सभी सॉल्व करें, मुझे बताएं कि कितना आता है। बहुत बढ़िया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहां से जो k की वैल्यू आती है 1.25 इंटू 10 की पावर -2, 1.25 इंटू 10 की पावर -2। इसका जो प्रिंटेड सॉल्यूशन है इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये है 1.25 इंटू 10 की पावर -2, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो सवाल है, सवाल में हमने कहां कहां कंसेप्ट देखा। एक रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन होता तो हम सीधे उससे सॉल्व करते और आंसर वही होता जो यहाँ प्रिंटेड है। एक्चुअली प्रिंटेड में इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन ही मान लिया, जबकि वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, वो क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस है, राइट। तो बहुत बढ़िया सवाल है। गलती कहां कहां की? आप डाटा देखने में गलती करते हैं, आपसे पूछा क्या यहाँ गलती करते हैं। बच्चों आपके मॉड्यूल में जितने सवाल हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया सारे सवाल ओरली होंगे। एक सवाल में पेन चलाना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वरना सारे सवाल ऐसे ओरली हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? ये अपने आप में एक टाइप था सवाल का, ये अपने आप में एक टाइप था सवाल का। ऐसे सवाल आपको मॉड्यूल मिलेंगे, मैंने होमवर्क दे दिया, वहां से अटेम्प्ट करिए। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, राइट। और केमिकल काइनेटिक्स का काम है सबसे पहले उसने हमें रिएक्शन की रेट को समझाया। आज हम सभी इस काबिल हैं कि हम रिएक्शन की रेट को समझ सकते हैं। नाउ द टाइम इज हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म की वैलिडिटी को चेक करें। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म गिवन है वो सही है कि गलत। मैं ये नहीं बताने वाला हूं मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म के पीछे हमें बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन सभी लॉजिक और सभी कंसेप्ट से अगर आपने किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख ली है तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि कैसे वो जो रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने लिखी वो सही है कि गलत। आओ शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हेलो, मैं मैकेनिज्म लिखना नहीं सिखा रहा हूं, जो मैकेनिज्म आपने लिखी है अपने लॉजिक से, अपने कंसेप्ट से, वो सही है कि नहीं मैं वो बताने जा रहा हूं। बच्चों अगर हमें मैकेनिज्म को सीखना है तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन को समझना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जितनी रिएक्शंस हैं हमारे सामने, उन सभी रिएक्शंस को
हम कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म? दो तरीके से, या तो मैकेनिज्म होगी या तो नहीं होगी, खेल खत्म। मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम सभी रिएक्शंस को क्लासिफाई करें तो दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, या तो मैकेनिज्म होगी या तो नहीं होगी। सर ये मैकेनिज्म होता क्या है? किसी की होने का तरीका ही मैकेनिज्म होता है। ए से बना डी, तो ए से डी बनने का क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या स्टेप है, यही उसका मैकेनिज्म। तो किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म या तो होगा या तो नहीं होगा। उसी को टेक्निकल शब्दों में हम ऐसे कहते हैं, जो रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। आओ एक एक करके समझते हैं ये क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी नाम बदल के आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है, चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलो, चाहे सिंपल रिएक्शन बोलो, चाहे सिंगल स्टेप बोलो, बात बराबर है। सर ये आखिर होती क्या है? देयर आर सम रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, खेल खत्म। रिएक्टेंट होता है, उससे प्रोडक्ट बन जाता है, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, और जब रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा तो स्वाभाविक सी बात है वो कैसे हो रहा बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हो रहा यही उस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। There are some reactions known as single step reaction or more technical simple reaction or more technical elementary reactions, जो एक ही स्टेप में होती हैं, इन्हीं की से मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों में आपको एक बड़ी शानदार बात बताता हूं एलिमेंट्री के बारे में। अगर हमारे सामने ये रिएक्शन जो लिखी है ये एलिमेंट्री है, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो एक्सपेरिमेंट करके जब आप इसका रेट लॉ लिखोगे तो वो जो रेट लॉ आएगा R बराबर K इंटू ए की पावर 1, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, तो उसका जो रेट लॉ आएगा R बराबर K इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, ऐसा ही आएगा। मतलब अगर किसी रिएक्शन की जो कि एलिमेंट्री है का रेट लॉ लिख जाएगा तो उसमें जो रिएक्टेंट का पावर है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आएगा। मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो, मैंने कहा एक रिएक्शन है ए प्लस बी से बना सी प्लस डी। मैंने कहा मान लो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। जिस वक्त मैंने कहा ये रिएक्शन एलिमेंट्री है उस वक्त आपको इसका एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लिख दोगे सर इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है ना वो ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी है। क्यों? इसका जो पावर है वो वही होगा जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ऐसा तभी तक होता है जब तक वो एलिमेंट्री होता है। बच्चे यहां पर दिमाग में एक गलत कंसेप्ट बना देते हैं। वो कंसेप्ट क्या है जरा सुनिएगा। उन्हें क्या लगता है यार जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उन्हें क्या लगता है यार जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसका जो रेट लॉ होता है उसमें जो पावर होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है। वो गलत कंसेप्ट ये बना लेते हैं जब 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 किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से लिखा जाएगा और उसका स्टोइचियोमेट्री के बराबर पावर आएगा तो वो ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि वो हमेशा एलिमेंट्री है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा मान लेते हैं हमारे सामने एक दूसरी रिएक्शन है Ma प्लस NB गिव्स प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता इस रिएक्शन का नेचर क्या है, मुझे नहीं पता ये सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप। मैंने एक्सपेरिमेंट किया और इसका रेट लॉ लिखा तो जो रेट लॉ आता है वो आता है ए की पावर m इंटू बी की पावर n। जैसे ही इसका रेट लॉ आया और इसका पावर हमने मैच कराया तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आता है। तो बच्चों को लगता है सर अरे ये तो एलिमेंट्री है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात को समझना, एलिमेंट्री है तो पावर स्टोइचियोमेट्री के बराबर आएगा, जरूरी है। पावर स्टोइचियोमेट्री के बराबर आया है, एलिमेंट्री है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर एलिमेंट्री बोल के आपसे रेट लॉ लिखाए तो गारंटी है उसकी पावर स्टोइचियोमेट्री आएगी। पर अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखा है और फिर आपसे पूछता है बताओ ये एलिमेंट्री है कि नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री, मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री। मतलब
किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखा है और उसका जो पावर है वो स्टोइचियोमेट्री के बराबर है और आपसे पूछे क्या ये एलिमेंट्री है, तो ना कह देना हाँ ये एलिमेंट्री है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर एलिमेंट्री बोल के आपसे बोले रेट लॉ लिखो तो गारंटी है उसका जो पावर है स्टोइचियोमेट्री के बराबर होगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका रेट लॉ लिखना तो बड़ा आसान है, एक्सपेरिमेंट करने का झंझट नहीं है। बच्चों मैं आपको बताऊं, जो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, जो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, इनका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर तो हमेशा ही ये जो पावर होता है उसके एडिशन के बराबर है। मतलब अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और कोई मुझसे इसका ऑर्डर यानी कि n पूछता है तो मैं क्या कहूंगा, a प्लस बी। लिसन केयरफुली, ये जो a प्लस बी है पहले कल की क्लास में जीरो होता था, फ्रैक्शन होता था, किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता था, लेकिन अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका जो ऑर्डर है वो जीरो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहने को तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कहने को तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मगर अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब सवाल हमसे पूछे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो, यस इट कैन बी। Order of a reaction can be fraction, yes it can be. Order of a reaction can be positive integer, yes it can be. लेकिन सवाल अगर ऐसे पूछे order of an elementary reaction, it cannot be zero, it cannot be fraction, it cannot be negative, जिसका फील मैं कुछ ही देर में दूंगा, कुछ ही देर में दूंगा, राइट। अभी इसे एज अ फैक्ट मान लो, हाँ ठीक है साहब नहीं होगा, मान लिया। मतलब कहने को तो ऑर्डर कुछ भी होगा, पर अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ ही देर में फील दूंगा, इसे एज अ फैक्ट मान लो। इसी तर्ज पे बच्चों मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो वो कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। मतलब मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी ए से बना पी और मैंने एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि इसका जो रेट लॉ है वो रेट लॉ आता है k इंटू ए की पावर जीरो। ये रेट लॉ मैंने अपने मन से नहीं लिखा, मैंने एक्सपेरिमेंट करके लिखा, एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि इसका जो ऑर्डर है वो जीरो है। जैसे मुझे पता चला इसका ऑर्डर जीरो है, मैं समझ गया ये एलिमेंट्री तो नहीं है, ये पक्का कॉम्प्लेक्स है, पक्का कई स्टेप में होती है, पक्का इसकी मैकेनिज्म। सर क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता? थोड़ा सा फील करना चाहो तो कर सकते हो, अभी डिटेल फील कुछ देर में आएगा। थोड़ा सा फील ऐसे कर सकते हो यार, ये जो रिएक्शन है इसका रेट लॉ ए पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। मतलब ये जो रिएक्टेंट आपको दिख रहा है इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा रेट, तो यार रेट किसी ना किसी पे तो रहा होगा, इस पर नहीं है तो किस पर है? फिर रिएक्शन हो कैसे रही, इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब जरूर कहीं इसमें कुछ हिडन है, मतलब जरूर यहां पे कोई कोई इंटरमीडिएट है, मतलब जरूर इसके कोई कोई मैकेनिज्म। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन इन द सेम वे। अगर कभी किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन आता है तो वो भी एलिमेंट्री नहीं हो सकता। बच्चों मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब हाँ या ना में देना है, राइट। सवाल नंबर 1, क्या एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। क्या एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है? नहीं। मेरा दूसरा सवाल, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यस। मेरा अगला सवाल, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर केवल 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 पॉजिटिव इंटीजर होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर केवल 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 पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, केवल पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में 1 होगा, 2 होगा, आगे चल के मैं बताऊंगा 3 भी बहुत रेयरली होगा, 3 भी बहुत रेयरली होगा। अभी फिलहाल हम लोग मैकेनिज्म को सीखना चाहते हैं, तो मैकेनिज्म को सीखने के लिए हमने रिएक्शन क्लासिफिकेशन को समझा। मैंने कहा दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन है, या तो मैकेनिज्म है या तो मैकेनिज्म नहीं है। जिन रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं है, जो सिंगल स्टेप में होती हैं, उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। इसी की तर्ज पे दूसरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स है, बड़ी मुश्किल से, कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल है, मतलब ये एक स्टेप पे नहीं होती है, कई स्टेप में होती है। तो सरल सी बात है, जब कई स्टेप में होती है तो मैकेनिज्म होती है। जो कई स्टेप में होता है उसी के तो होने का तरीका होता है, अरे मैकेनिज्म उसी के लिए तो बताया जाता है। जो ए से बी बन गया तो बन गया, काहे का मैकेनिज्म?
जो कई स्टेप में हुआ उसी के तो होने का तरीका है, उसी का तो मैकेनिज्म है। मान लेते हैं बच्चों हमारे सामने एक रिएक्शन है ए से बना डी और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऐसा मान लेते हैं। ए से बना डी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जिस दिन मैंने कहा कॉम्प्लेक्स, आप समझ गए सब, पक्का इसके होने का तरीका है, पक्का इसकी अपनी एक मैकेनिज्म है। मैंने मैकेनिज्म ऐसे प्रपोज करी, क्या? ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो एक स्टेप में नहीं मल्टी स्टेप में होती है, हर स्टेप अपने आप में रिएक्शन होता है। अरे ये जो स्टेप नंबर 1 है, ये जो स्टेप नंबर 2 है, ये जो स्टेप नंबर 3 है, ये भी तो रिएक्शन है। हाँ, ए से बना डी ये मेन रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन उसकी जो मैकेनिज्म के हर स्टेप है वो भी तो अपने आप में रिएक्शन है। मतलब ए से बना बी ये एक रिएक्शन है, बी से बना सी ये एक रिएक्शन है, सी से बना डी ये एक रिएक्शन है। ए से बना बी ये एक रिएक्शन है और एक स्टेप में ए से बी बन गया। अरे ये उस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ये एक स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप में है। पहले स्टेप का तो और कोई स्टेप नहीं है ना, पहले स्टेप का तो और कोई स्टेप नहीं है ना। मतलब एक बात तो पक्की है, ये जो पहली रिएक्शन है ये एलिमेंट्री है। एक बात तो पक्की है, ये जो दूसरी है एलिमेंट्री है, ये जो तीसरी है एलिमेंट्री है। अरे वाह, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है उसका हर स्टेप एलिमेंट्री होता है। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है उसका हर स्टेप एलिमेंट्री होता है, हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। रिएक्शन है तो रिएक्टेंट है, रिएक्शन है तो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन होने का रेट है, रेट बोले तो स्पीड है, रेट बोले तो स्पीड है। रिएक्शन है तो रेट है, तो किसी का रेट ज्यादा तो किसी का रेट कम है, किसी की स्पीड ज्यादा तो किसी की स्पीड कम है। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए से डी है इसके होने का एक मैकेनिज्म है। हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है, हर रिएक्शन का अपना एक रेट है, किसी का रेट ज्यादा तो किसी का रेट कम है, कोई होने में तेज तो कोई होने में धीरे है। इन सब में जो सबसे धीरे है, इन सब में जो सबसे धीरे है, धीरे नहीं सबसे धीरे, स्लो नहीं स्लोवेस्ट, इन सब में जो सबसे धीरे है बच्चों, उसी स्टेप की मदद से इस पूरी रिएक्शन का रेट डिसाइड होता है और वही आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है? जो सबसे स्लोवेस्ट होता है। किसका रेट डिसाइड करता है? मेन रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके होने का जो रेट है उसका जो डिसीजन लेगा ये आईडीएस वाला स्टेप लेगा, यही बताएगा कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट कितना होगा। बच्चों क्या मुझे ये समझाने की आवश्यकता है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अचीवर में क्या मुझे ये समझाने की आवश्यकता है कि स्लोवेस्ट स्टेप ही आरडीएस क्यों होता है, फास्टेस्ट क्यों नहीं होता? क्या मुझे ये समझाने की आवश्यकता है कि स्लोवेस्ट स्टेप ही आरडीएस क्यों होता है, फास्ट स्टेप क्यों नहीं होता? बहुत बढ़िया, मुझे बच्चों ने कहा नहीं सर हमें पता है कि स्लोवेस्ट स्टेप ही आरडीएस होता है। ऑलराइट, फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बता दो, तो सुनो जल्दी से जल्दी सुन लो। मान लेते हैं अपने पास एक कार फैक्ट्री है, राइट? अपने पास अमोनिया की फैक्ट्री भी थी, कार फैक्ट्री भी है ना। तो कार की फैक्ट्री में क्या बनेगी? कार। कार की फैक्ट्री में क्या बनेगी? कार, राइट? अब कार की फैक्ट्री में बन रही है कार। इमेजिन करो एक कार को बनने में लगते हैं 100 आवर्स, एक कार को बनने में लगते हैं 100 आवर्स और एक स्टेप होता है 1 आवर का, एक स्टेप होता है 1 आवर का। मतलब एक स्टेप, 2 स्टेप, ऐसे करते करते 100 स्टेप होते हैं, कार बन के फैक्ट्री से रेडी होती है। बच्चों मान लेते हैं सारा का सारा जो स्टेप है वो इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक है, सब अपने आप हो रहा, लेकिन जो 50वां स्टेप है उसमें एक मैनुअल की आवश्यकता होती है, उसमें एक बंदे की आवश्यकता होती है। मेरी बात को समझिएगा, कार की फैक्ट्री में कार बन रही है, एक कार 100 घंटे में बन के रेडी होती है, एक स्टेप 1 घंटे का होता है। मतलब मान लो दरवाजा लगने का एक स्टेप है तो 1 घंटे में हो गया, इंजन लगने का एक स्टेप है, ऐसा करके टोटल 100 स्टेप है। लेकिन जो 50वां स्टेप है वो मैनुअल है, उसमें एक बंदे की आवश्यकता है, राइट? वो जो बंदा है जो हर दिन अपना काम 1 घंटे में करता था, जो हर दिन अपना काम 1 घंटे में करता था, उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन उसकी तबीयत खराब होने से वो अपना काम 1 घंटे की बजाय 2 घंटे में कर रहा। मतलब वही काम जो 1 आवर में करता था वही काम वो 2 आवर्स में कर रहा। अब जब 50वां स्टेप 2 आवर्स में होने लगा तो क्या हमारी कार
जो 100 घंटे में बन के तैयार होती थी, उसकी जो रफ्तार है बनने की वो धीमी हो जाएगी। वो कार अब 100 घंटे में नहीं बनेगी, वो कार अब बनेगी 101 आवर्स में। क्लियर? मतलब कार के बनने का पूरा रेट किसने डिसाइड कर दिया? सर स्लोवेस्ट स्टेप ने, आरडीएस ने। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, हाँ सर समझ में आता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो आरडीएस होता है। आपने कहा उस बंदे की तबीयत खराब है तो जो काम 1 घंटे में करता था उसे 2 घंटे में कर दिया, तो आज पूरी कार का बनने का जो रेट है वो कम हो गया। तो बच्चा मुझसे डाउट ही पूछता है, सर मान लो वो जो बंदा है वो ग्लूकोज खा के आया है, सर वो जो बंदा है वो ग्लूकोज खा के आया है, तो जो काम वो 1 घंटे में करता था मान लो आधे घंटे में कर दिया। सर अब जो कार 100 घंटे में बन के तैयार होती थी वो कार 99.5 आवर्स में बाहर नहीं आ जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ कि जो 50वां स्टेप था उसके जल्दी होने से कार का बनना जल्दी हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। सर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मान लेते हैं आपकी जो पहली क्लास है, राइट, मान लेते हैं आपकी जो पहली क्लास है उसका टाइम है छूटने का, क्या टाइम है? 4:55 है ना। आपकी जो पहली क्लास है पल भर के लिए मान लेते हैं वो 4:55 पीएम पर छूटती है। क्लियर? पल भर के लिए मान लो मैंने वो क्लास 4:55 पे ना छोड़ के 5:10 पे छोड़ी थी, ऐसा मान लो, राइट। 5:10 पे छोड़ी जैसे मैंने वो पहली क्लास, तो क्या जो अगली क्लास है वो लेट हो जाएगी? बिल्कुल लेट होगी। अगर स्टेप स्लो हो गया तो बाकी सारे स्टेप स्लो हो जाएंगे, ये पक्की बात है। लेकिन वहीं पर इमेजिन करो वो क्लास जो मैंने 4:55 पे लीव करनी थी मैंने 4:40 पीएम पे लीव कर दी, मतलब 4:40 पे लीव कर दी। जैसे ही मैंने क्लास पहली छोड़ दी तो क्या अगली क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी? इसकी कोई गारंटी है? मैंने क्लास पहले छोड़ दी या पहली क्लास आपकी जल्दी लीव हो गई तो क्या अगली क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी? कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। किसी के जल्दी होने से बाकी सारे स्टेप हो जल्दी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ किसी के स्लो होने से बाकी सब स्लो होगा, ये गारंटी है। स्लो होने से बाकी सब स्लो होगा, ये गारंटी है। इसीलिए जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो आरडीएस होता है, लेकिन जो फास्टेस्ट स्टेप होता है वो आरडीएस नहीं होता। खैर हम समझ गए कि अगर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तो उसकी मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म का जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आरडीएस होगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब जो मैं कहने वाला हूं सुनिएगा, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म गिवन है और उसका जो स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप की मदद से ही रेट लॉ लिखा जाएगा। मतलब ये जो रिएक्शन आपके सामने गिवन थी, इस रिएक्शन का जो स्टेप नंबर 2 है दैट इज बी से बना सी, ये स्लोवेस्ट है। तो अगर मुझे इस मेन रिएक्शन का, अगर मुझे इस मेन रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो मैं रेट लॉ सबसे स्लोवेस्ट यानी आरडीएस से लिखूंगा। तो बच्चों जो आरडीएस है क्या वो एलिमेंट्री है? हाँ है। तो अगर वो एलिमेंट्री है तो उसका जो रेट लॉ होगा क्या आर बराबर के इंटू बी की पावर 1 ऐसा ही होगा? बोलो, क्या उसका जो रेट लॉ होगा आर बराबर के इंटू बी की पावर 1 ऐसा ही होगा? रूल कहता है अगर मैकेनिज्म गिवन है तो उसका जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वही आरडीएस है, और रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो आरडीएस से लिखा जाएगा। रेट लॉ विल बी रिटन यूजिंग आरडीएस स्टेप, लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें एक कंडीशन है। आरडीएस वाले स्टेप से रेट लॉ लिखना, जरूर लिखना, पर इस बात का ध्यान रखना कि उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट ना हो। आरडीएस वाले स्टेप से रेट लॉ लिखना, जरूर लिखना, पर 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 इस बात का ध्यान रखना कि उसमें कोई इंटरमीडिएट ना हो। बच्चा मुझसे पूछता है सर इंटरमीडिएट होता क्या है, उसकी पहचान हम करें कैसे? इंटरमीडिएट जो मेन रिएक्शन में ना हो, जो मेन रिएक्शन में ना हो लेकिन मैकेनिज्म में हो। मतलब अगर हम मेन रिएक्शन को देखें तो मेन रिएक्शन है ए से बना डी, इसमें ए है डी है, क्या मेन रिएक्शन में कहीं कोई स्पीशीज बी है? ना। क्या मेन रिएक्शन में कहीं कोई स्पीशीज सी है? ना। मतलब ये बी और सी रिएक्शन के दौरान बनते हैं, बन के खत्म होते हैं, ए से डी बनता है, ये रिएक्शन के दौरान बनते हैं, यानी कि ये इंटरमीडिएट है। सर इंटरमीडिएट की पहचान क्या है? इंटरमीडिएट की पहचान है जो मेन रिएक्शन में ना हो पर मैकेनिज्म में हो। बच्चों आप मुझे बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए से बी है क्या इसका इंटरमीडिएट बी है? क्या बी एक इंटरमीडिएट है? बिल्कुल है। यानी कि हमने रूल लगाया सर, आरडीएस वाले स्टेप से हमने रेट लॉ लिखा, रेट लॉ लिखते ही हमने चेक किया कि जो स्पीशीज है ये कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं, तो पता चला इंटरमीडिएट है। अगर हमें पता चल गया
कि वो जो स्पीसीज है वो इंटरमीडिएट है, तो दिस इज द नॉट रेट लॉ, ये रेट लॉ नहीं है। रेट लॉ कभी इंटरमीडिएट के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, रेट लॉ कभी इंटरमीडिएट के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। लेकिन सर बन तो गया, आप क्या करें, आर बराबर के इंटू बी की पावर 1 बन गया, आप क्या करें, अगर कभी आपने किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखा है एक्सपेरिमेंट करके नहीं मैकेनिज्म से, एक्सपेरिमेंट करके नहीं मैकेनिज्म से, तो वो आइडियस से लिखा जाएगा और वही रेट लॉ कब कहलाएगा, जब उसमें इंटरमीडिएट नहीं हो। अगर उसमें इंटरमीडिएट है तो उसे हटाया जाएगा, अगर उसमें इंटरमीडिएट है तो उसे हटाया जाएगा। सर कैसे हटाएं, पकड़ के हटा दो, ऐसे कैसे पकड़ के हटा दो सर। अब इसे हटाना कैसे, लिसन केयरफुली, जब कभी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है तो इंटरमीडिएट को हटाना होता है विद द हेल्प ऑफ फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप की मदद से हमें हटाना पड़ता है इंटरमीडिएट को। कैसे, मैं इसे एक एग्जांपल की मदद से आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूं, मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। राइट बच्चों, हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है 2O3 से बना 3O2, एक रिएक्शन है, बड़ा फेमस एग्जांपल है, इससे बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ऑर्डर बताना है तो हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा। लेकिन रेट लॉ, आज जैसा सवाल हम पहले करते थे एक्सपेरिमेंटल, वैसा डाटा नहीं गिवन है, आज मैकेनिज्म गिवन है और मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखना है। क्लियर, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि अपने पास रेट लॉ लिखने के दो तरीके आ गए, एक या तो मैकेनिज्म वाला है, एक या तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो वहां c की पावर n बराबर r है, यहां मैकेनिज्म गिवन है, अब कैसा लिख हम यहां पे भी रेट लॉ रहे। जब कभी किसी रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स का मैकेनिज्म गिवन होगा और उसका रेट लॉ लिखा जाएगा, तो रेट लॉ हमेशा आइडियस से लिखा जाएगा। और मैंने आपको समझाया जो आइडियस होता है वो सबसे स्लो स्टेप होता है। हमने देखा फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है। मतलब जो रेट लॉ लिखूंगा मैं फर्स्ट स्टेप की मदद से नहीं लिखूंगा, मैं सेकंड से लिखूंगा। तो r बराबर k इंटू O3 की पावर 1 इंटू O की पावर 1, ऐसा ही तो लिखूंगा। सर आपने यहां पावर 1 क्यों लगा दिया, बेटा मैकेनिज्म का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है और एलिमेंट्री का जो रेट लॉ लिखा जाता है उसमें उसकी जो पावर आती है वही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। जैसे ही मैंने रेट लॉ लिखा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर हमने रेट लॉ किसका लिखा, हमने इस स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखा कि इस कॉम्प्लेक्स का लिखा। हम स्लो स्टेप का नहीं लिख रहे, लिख तो हम कॉम्प्लेक्स का रहे हैं, स्लो की मदद से लिख रहे हैं। लिख हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रहे हैं, स्लो की मदद से लिख रहे हैं। स्लो स्टेप क्योंकि आइडियस है तो उसी से हमने रेट लॉ को लिखा। लिखते से हमने चेक किया कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं, कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं। हमने सबसे पहले ओजोन को देखा, क्या ओजोन रिएक्शन में है, हाँ है, अरे इंटरमीडिएट नहीं, बच गए। हमने नेसेंट ऑक्सीजन को देखा, नेसेंट ऑक्सीजन है, अरे नहीं, अरे इंटरमीडिएट है। अगर रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट होगा तो उसे हटाना होगा, हटाने के लिए फास्ट स्टेप का सहारा लेना होगा। बच्चों ये जो आपके सामने फर्स्ट रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन एक्चुअली लिखी है O3 से बना O2 प्लस O और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। कभी कभी सवालों में इक्विलिब्रियम नहीं गिवन होता है, O3 से बना O2 प्लस O, बस इतना ही गिवन होता है। इक्विलिब्रियम गिवन है तो किस्मत अच्छी है, इक्विलिब्रियम गिवन नहीं है तो उसे इक्विलिब्रियम में मान लिया जाता है, इक्विलिब्रियम एज्यूम कर लिया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक है, पर वो लॉजिक नहीं बताते हुए मैं तो सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। बेटा आपको जो फास्ट स्टेप है उसे इक्विलिब्रियम में मान लेना, उसे इक्विलिब्रियम में मान लेना, उसे इक्विलिब्रियम में मान लेना। मान लिया सर। अब हमें किसको हटाना है, इंटरमीडिएट को, क्योंकि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। अरे जो रिएक्शन का है ही नहीं, जो बना बन के खत्म हो गया, वो रेट लॉ में कैसे आएगा, लॉजिक है ना यार। जो रिएक्शन का है ही नहीं, बना बन के खत्म हो गया, रेट लॉ में कैसे आएगा, हमें उसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए फास्ट स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। जो फास्ट स्टेप है उसे हमें इक्विलिब्रियम मानना पड़ेगा। दिया है तो अच्छी बात, नहीं है तो मान लेंगे। चलो फर्स्ट स्टेप को इक्विलिब्रियम में हमने मान लिया। जैसे इक्विलिब्रियम माना तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा जाएगा, हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। यहां पर भी K है, नीला वाला भी K है, लाल वाला भी K है। दोनों में अंतर दिखाने के लिए मैंने K डैश लगा दिया। एक बच्चा मुझसे कहता सर हमने तो ऐसे ही अंतर देख लिया, एक नीला है एक लाल है, दोनों अलग है। नहीं, ऐसे अंतर नहीं देखना है, वो रेट कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों अलग है। क्लियर।
तो हमने कहा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन ये होगा। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ही इंटरमीडिएट है, उसे हटाना है। तो मैं इस रिएक्शन की मदद से लिखूंगा नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O2। बच्चों हम किसको रिमूव कर रहे हैं? इंटरमीडिएट। हमने किसकी वैल्यू निकाली? इंटरमीडिएट। यहां पे एक ट्विस्ट है, आज हमने इंटरमीडिएट की वैल्यू निकाली। किस्मत अच्छी है, इसमें जितने भी स्पीसीज आए ये सारे के सारे ऐसे स्पीसीज थे जो रिएक्शन में थे, इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं था। इसका मैं हाई लेवल बताता हूं, यहां पर भी इंटरमीडिएट होता सर, यहां पर भी इंटरमीडिएट होता तो मैकेनिज्म में एक स्टेप और दिया होता, फिर उस स्टेप से भी उसको हटाते, ये प्रोसेस चलता रहता जब तक सारा इंटरमीडिएट हट ना जाता। अभी फिलहाल 2 स्टेप है, हमने इंटरमीडिएट को निकाला, अब इस वैल्यू को यहां पे चिपकाते हैं। जैसे ही वैल्यू को चिपकाते हैं बच्चों, तो हमारे सामने रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ रहा, सब लोग देखिएगा, R बराबर K इंटू O3 की पावर 1, मैं नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो K डैश इंटू O3 की पावर 1 को अपन लिखते नहीं है, इंटू O2 की पावर -1। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, एक नया कांस्टेंट बनेगा। हमें कांस्टेंट की परवाह नहीं करनी है, हमें कांस्टेंट की परवाह नहीं करनी है, हमें तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। जो रेट लॉ है बच्चों, हमने इस रिएक्शन का लिख डाला, बिना एक्सपेरिमेंट के मैकेनिज्म से लिख डाला, बिना एक्सपेरिमेंट से मैकेनिज्म से लिख डाला। मजा आ जाता है जब इसका हम रेट लॉ देखते हैं, हमारे होश उड़ जाते हैं। जानना चाहते हो क्यों? ये जो रेट लॉ था, मैंने आपको या एनसीईआरटी आपको या किताबें आपको जो भी डेफिनेशन बताती है वो क्या बताती है? रेट लॉ इज रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैंने कहा था उसमें कभी कभी प्रोडक्ट भी आता है। ये वो पहला एग्जांपल है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आज प्रोडक्ट भी अपीयर हुआ है रेट लॉ के एक्सप्रेशन। मतलब रेट लॉ में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है। बच्चों मैंने आपसे कहा था अगर R बराबर K इंटू ए की पावर X इंटू बी की पावर Y है, तो X निगेटिव हो सकता है, Y निगेटिव हो सकता है, लेकिन X प्लस Y कभी निगेटिव नहीं होता। आप सब देख सकते हैं आज O2 की जो पावर है, आज ऑक्सीजन का जो ऑर्डर है वो निगेटिव है, O3 का जो ऑर्डर है वो 2 है। जब आप ओवरऑल ऑर्डर लिखते हैं बच्चों, जब आप इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर लिखते हैं, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर लिखते हैं, 2 प्लस -1 बोले तो 1 ही लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कैन नॉट बी निगेटिव। हाँ, किसी के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है। सारी बातों की एक बात, जब भी मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखना होगा, सबसे पहले आरडीएस से लिखेंगे। अगर आरडीएस वाले में एक भी इंटरमीडिएट नहीं, तो सवाल वहीं पे खत्म, आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर उसमें इंटरमीडिएट है तो उसे हटाना पड़ेगा, और बच्चों हटाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। वहां से के लिखेंगे और से पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर आप सब समझ गए हैं तो आओ कुछ एक सवाल कर ले क्या? अरे कर ले क्या बच्चों? ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन है, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। एक रिएक्शन गिवन है, उसकी मैकेनिज्म गिवन है, सवाल आपसे ऑर्डर पूछा है, यानी कि रेट लॉ लिखना पड़ेगा। मजा आ गया, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किससे लिखें? स्लो स्टेप से फास्ट सर? स्लो से। तो R बराबर K इंटू NO2 की पावर 1 इंटू F2 की पावर 1। अब चेक करो कहीं इसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं? हाँ चेक करते। NO2 अरे हाँ है, इंटरमीडिएट नहीं है। F2 अरे हाँ है, इंटरमीडिएट नहीं। सर खत्म, सर ओवरऑल ऑर्डर बराबर 2। अगर इंटरमीडिएट होता तभी हटाते ना यार, है कि नहीं? हेलो, अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया यार, लाइन से आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लगता है सबको समझ में आ गया, मतलब इतने सारे बच्चे हैं सब। आदित्य कैलकुलेशन चेक करो बेटा, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया आदित्य। रोहन बेटा बहुत बढ़िया। अंकित रोशन ने सबसे पहले सही आंसर दिया, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल नीतीश कुमार,
स्लोवेस्ट 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 स्लोवेस्ट। ऑलराइट, चलिए समय समाप्त। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए फिर से मुझे आपका ध्यान चाहिए। एक रिएक्शन है, हाँ है, हमें इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर पता करना है, मतलब रेट लॉ लिखना पड़ेगा। जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप से लिखा जाएगा। हमेशा सवाल में गिवन होगा फास्ट स्लो फास्ट, नहीं होगा तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा कौन सा फास्ट कौन, उस लेवल का सवाल नहीं आता यार, ठीक है। कभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देता है, मतलब कहीं ना कहीं कोई इनडायरेक्ट डाटा देता है, मतलब इनडायरेक्ट रूप में आपको फास्ट स्लो लिखा होगा, राइट। तो आर बराबर स्लोएस्ट स्टेप से लिख रहा हूं मैं के इंटू पी की पावर 1 इंटू Q2 की पावर 1। अब रेट लॉ लिखने के बाद अपने आप से पूछो कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं, तो देखो अरे पी है क्या, अरे पी नहीं है, मतलब पी एक इंटरमीडिएट है, और जब कभी इंटरमीडिएट आता है उसे हटाया जाता है, हटाने के लिए फास्ट स्टेप का सहारा लेना पड़ता है। अब अपने सामने दो फास्ट स्टेप है, पहला वाला भी फास्ट स्टेप है, थर्ड वाला भी फास्ट है। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, पहले वाले को भी इक्विलिब्रियम में मान सकते हो, तीसरे वाले को भी इक्विलिब्रियम में मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। तो दिमाग ये लगाना है, पहले वाले रिएक्शन का जब के डैश लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ पी का होल स्क्वायर, पी इंटू पी ना, तो होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पी टू। और जब तीसरे वाले का लिखोगे तो के डैश बराबर कंसंट्रेशन ऑफ पी क्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पी इंटू। दिमाग ये लगाओ, आप पी को रिमूव करना चाहते हो, पी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो पी की वैल्यू फाइंड करते समय एक नया वेरिएबल आ जाएगा क्यू। तो क्यों अपन तीसरी रिएक्शन का हेल्प लें, क्यों ना पहली रिएक्शन का हेल्प लें, क्योंकि उसमें अपने सामने P2 है और P2 इंटरमीडिएट नहीं है। मतलब हमें समझ में आ गया कि तीसरी रिएक्शन से नहीं करना, पहली से करना है, तो अपन पहली रिएक्शन का के डैश लिख लिए। तो यहां से बच्चों हमारे सामने पी स्क्वायर आ गया फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन। पी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P2 की पावर 1। अपने को तो पी चाहिए था, तो यहां से पी आ गया, कितना आ गया, के डैश अंडर रूट, तो के डैश की पावर हाफ इंटू P2 की पावर हाफ। अरे सही है क्या, कांस्टेंट हाफ, अरे सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो परवाह करनी नहीं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट की पावर उसकी परवाह करनी नहीं। हमारे सामने एक्सप्रेशन हो जाएगा आर बराबर के इंटू के डैश की पावर हाफ, में के डबल डैश बोल देता हूं, इंटू P2 की पावर हाफ इंटू Q2 की पावर 1। जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके सामने रेट लॉ आ चुका है, और रेट लॉ आने के बाद हम लोग इसका ऑर्डर बता सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, 1 प्लस हाफ बोले तो 1.5 या 3/2, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बोल सकते हैं। बेहद ही आसान सवाल। क्लियर बच्चों, इन सभी सवालों के माध्यम से हमने मैकेनिज्म को लिखना सीखा, और इसी पे बेस्ड आपको मैंने सवाल दिए हैं, एक बार अटेम्प्ट जरूर करना आज क्लास के तुरंत बाद, राइट। मैंने अभी आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड दो कंसेप्ट बताया, ठीक, दो कंसेप्ट बताया, उसमें से सबसे पहले आपको मैंने रिएक्शन का टाइप बताया। रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। और जब हम ये सारी बातें कर रहे थे तो आपको मैंने कुछ फैक्ट बताया, और मैं कह रहा था कि बेटा अभी फिलहाल मान लो कुछ ही देर में फील कराता हूं। वो फील कराने के लिए मैं आपको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी, राइट। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है जरा सुनिएगा। हमने एलिमेंट्री को समझा, हमने कॉम्प्लेक्स को समझा। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी ये होता क्या है? एज पर डेफिनेशन मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, कुछ भी हो सकता है, पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये गौर करने का है कि मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन तभी होता है जब रिएक्शन एलिमेंट्री होती है। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल है तो, कितने एटम अगर एटम है तो, कितने आयन अगर आयन है तो, भाई रिएक्शन किसी के बीच में हो सकती है। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं, कितने आयंस रिएक्ट कर रहे हैं, यही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। एक्चुअल में है क्या बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है ना, ये कॉलिजन थ्योरी का दिया हुआ शब्द है, राइट। और कॉलिजन एक थ्योरी है, क्या है ये, थ्योरी है। ऐसी बहुत सारी थ्योरी है, आपके सिलेबस में एक थ्योरी है कॉलिजन थ्योरी, जो हमें यह समझाती है कि रिएक्शन तभी होती है जब कॉलिजन होता है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कॉलिजन थ्योरी कहती है। ऐसा मात्र होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा होता है, कॉलिजन थ्योरी कह रही है। उसी कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से रिएक्शन तभी होती है जब कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, आयंस का। तो ये उसी थ्योरी का दिया हुआ शब्द है जो ये कहती है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जैसे पहली जो रिएक्शन है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप में हो रही है। जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्री ही होते हैं। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है? 1। मतलब इसकी कितनी मॉलिक्यूलरिटी है? 1। मतलब इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? सरल भाषा में कितने मॉलिक्यूल टकराए, कितने दिख रहे हैं, वही इसकी मॉलिक्यूलरिटी है, बशर्ते वो एलिमेंट्री होना चाहिए। मतलब मैंने कहा जो अगली रिएक्शन है ये भी एलिमेंट्री है। अब ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, यहां लिखा है 2HI, मतलब HI का एक मॉलिक्यूल HI के दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल टकराए? 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। इसे अपन बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इन द सेम वे बच्चों, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी ये भी एलिमेंट्री है। हाँ, ये पता होना जरूरी है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं। ये रिएक्शन भी एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री है तो कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं बच्चों? यहाँ पे आप अगर देखें 2 और 1 यानी कि 3, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम, कितने आयन आपस में कोलाइड किए, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्योंकि कॉलिजन थ्योरी से आया है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि ये थ्योरी 99.9% रिएक्शंस में सही चलती है, बट अगेन आया तो उस थ्योरी से है ना, इसीलिए इसे हम एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट कहते हैं। बच्चों, मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, आप सब जवाब देना। ऐसा कभी हो सकता है क्या 1.5 मॉलिक्यूल टकराए? ऐसा कभी हो सकता है क्या 2.5 मॉलिक्यूल टकराए? ऐसा कभी हो सकता है क्या 0 मॉलिक्यूल टकराए? बोलो। मतलब आप सब समझ गए, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, लेकिन इसका जो कांसेप्ट है, इसकी जो डेफिनेशन है, उससे समझ में आता है ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। -1 मॉलिक्यूल टकराए, बकवास है। 1.5 मॉलिक्यूल टकराए, 2.5 टकराए, टकराए टकराए, नहीं टकराए नहीं टकराए। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और उसमें भी मजे की बात है, जो एक एक्सपेरिमेंटल बात है, जो ऑब्जर्वेशन बात है, कि ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा हो। मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता एज पर कॉलिजन थ्योरी कि 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हो, एक साथ कोलाइड कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी रेयर। इसीलिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसकी वैल्यू 1 होगी अक्सर, 2 होगी थोड़ा थोड़ा कम, 3 तो बहुत रेयर होगा, और 3 से ज्यादा तो असंभव जैसा है। मतलब बिलियंस इन 1 केस, मतलब बिलियन में से कोई एक केस होगा जहां मॉलिक्यूलरिटी 3 ज्यादा होगी। हेलो, मैंने नहीं कहा मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा कभी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं इट इज वेरी वेरी रेयर। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज्यादा हो। जब हम कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको और फील करेंगे। अभी तो मैंने कहा एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल टकरा सकता है, 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। अगर आप सब समझदार हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, देखते हैं समझे कि नहीं। बच्चों, मान लेते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है A प्लस बी से बना प्रोडक्ट। मान लेते हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैंने कहा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसे मैंने कहा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप सबके मन में इसका रेट लॉ तो आ गया होगा। इसका जो रेट लॉ होगा k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, ऐसा ही तो होगा। बच्चों, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, राइट। आप सब मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है? सर इसका ऑर्डर है, तो बहुत बढ़िया। आप सब मुझे बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? क्योंकि मैंने कहा ये एलिमेंट्री है, तो आप सब मुझे इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो, एंड अगेन योर आंसर विल बी ट्रू। बच्चों, ऐसा नहीं लग रहा जो ऑर्डर है और जो मॉलिक्यूलरिटी है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम है? हेलो, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। अच्छा, तो अपन ऐसा फील कर सकते हैं, अपन ऐसा फील कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अपन ऐसा फील कर सकते हैं अगर एक रिएक्शन 0 ऑर्डर है, इसका मतलब R बराबर K इंटू ए की पावर 0 है। अरे ऑर्डर 0 है, अगर वो एलिमेंट्री होता, अगर वो एलिमेंट्री होता तो उसका मॉलिक्यूलरिटी भी 0 होता, पर मॉलिक्यूलरिटी 0 तो बकवास है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का
ऑर्डर है 0। अगर वो एलिमेंट्री होता तो मॉलिक्यूलरिटी भी तो 0 होता, क्योंकि एलिमेंट्री का मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर इक्वल होता। अगर वो एलिमेंट्री होता तो मॉलिक्यूलरिटी 0 होता, पर मॉलिक्यूलरिटी 0 तो नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता सर? 0 ऑर्डर एलिमेंट्री नहीं होता। 0 ऑर्डर एलिमेंट्री नहीं होता, क्योंकि अगर वो एलिमेंट्री होता तो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होता, पर सर मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होता। पर सर मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होता तो सर क्या होता? 0 ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होता। तो एलिमेंट्री तो क्या है? कॉम्प्लेक्स। अरे या तो एलिमेंट्री है या तो कॉम्प्लेक्स है। बच्चों मैंने कुछ देर पहले आपको एक फैक्ट बताया था कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है वो एलिमेंट्री नहीं होता है। पल भर के लिए मान लो अभी फील करा दूंगा, तो मैंने आपको फील कराया आखिर ऐसा क्यों नहीं होता। अरे ठीक वैसे हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। पल भर के लिए मान लो एक रिएक्शन है, इसका जो ऑर्डर है वो है हाफ। अगर इसका ऑर्डर है हाफ और अगर ये एलिमेंट्री अगर अगर ये एलिमेंट्री होता तो मॉलिक्यूलरिटी भी हाफ होता, पर मॉलिक्यूलरिटी हाफ नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी हाफ नहीं होता मतलब सर ये एलिमेंट्री नहीं होता, ये एलिमेंट्री नहीं होता। कहने का मतलब वही है, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी होता, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एलिमेंट्री का ऑर्डर केवल पॉजिटिव होता, 0 नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, वरना वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल नहीं होता। बच्चों अगर आप सब सीख गए, अभी सुनो तो सही यार, अगर आप सब सीख गए, अगर आप सब सीख गए तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? पूछ लो क्या? अरे पूछ लो क्या? ये पता वो लॉ होता है ना, लॉ सब्जेक्ट, एक होता है साइंस, एक होता है लॉ। जो साइंस होता है ना उसमें लॉजिक चलता है, और जो लॉ होता है ना उसमें मतलब आपको जो लिखा है बस उतना ही सोचना होता है, उसके बाहर नहीं। जैसे अगर लॉ कहता है 2 से 4 के बीच में, लॉ कहता है चोरी करना गुनाह है, लेकिन 2 से 4 के बीच में चोरी करना गुनाह नहीं है। तो अगर एक बंदे ने चोरी करी पर लॉ में लिखा है 2 से 4 के बीच में चोरी नहीं है, तो फिर नहीं है। वही वाली बात है। क्या? लिसन केयरफुली। मॉलिक्यूलरिटी सरल भाषा में अपने को यह बताता है कि कितने मॉलिक्यूल टकराए। 1.5 नहीं टकराते, 2.5 नहीं टकराते, 0 नहीं टकराते, -1 नहीं टकराते। ये समझ में आ गया? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सवाल ध्यान से सुनना, चाहे तो कॉपी में लिख लेना, मैं यहां नहीं लिखूंगा। सवाल ये रहेगा, ये है, मैंने कहा एक रिएक्शन है A प्लस बी से बना P, ठीक है साहब? ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर आया 1, ध्यान सुनिएगा, चलो सिंपल बनाता हूं, इसका ऑर्डर आया हाफ। मेरा पहला सवाल, ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? इसका ऑर्डर आया हाफ, ये एलिमेंट्री, अरे सीख गए आप यार सर, कॉम्प्लेक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सब समझ गए सर। ये जो रिएक्शन है ना सर ये कॉम्प्लेक्स, मतलब क्यों सर? ऑर्डर फ्रैक्शन है ना सर, एलिमेंट्री का ऑर्डर कभी फ्रैक्शन नहीं होता। ओके, मेरा अगला सवाल, अगला सवाल है, अगर ये जो रिएक्शन है, मुझे नहीं पता एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स, मुझे इतना पता चल गया इसका जो ऑर्डर है वो है 1। मैंने आपसे पूछा क्या ये एलिमेंट्री है? ऑर्डर है 1, क्या ये एलिमेंट्री है? क्या ये एलिमेंट्री है? आपका आंसर होगा सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे क्यों सर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर 0 होता है, पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन होता है। सर कॉम्प्लेक्स का भी तो पॉजिटिव होता है ना, तो क्या पता कॉम्प्लेक्स हो? हेलो, क्या पता कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हो सकता है। क्लियर? बच्चों मैंने आपको अभी इतना ही सिखाया इन सवालों के माध्यम से। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन है, 0 है, निगेटिव है, गारंटी वो एलिमेंट्री नहीं कॉम्प्लेक्स है। ये सारी बातें होंगी एलिमेंट्री की। आओ चलो चलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। सर एलिमेंट्री की मॉलिक्यूलरिटी समझ में आती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे सोचे? बच्चों पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A से D, और मान लो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो इसकी मैकेनिज्म होगी, बोलो हाँ या ना? कॉम्प्लेक्स है तो इसकी मैकेनिज्म होगी ना यार? बिल्कुल होगी। A से बना B,
बी से बना सी, सी से बना डी। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए से डी की मॉलिक्यूलैरिटी बताओ। मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन पहले आपको याद दिला दूं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं इन अ रिएक्शन। क्लियर? मैंने आपसे ए की डी की मॉलिक्यूलैरिटी पूछी तो क्या बोलोगे? एक ए टकराया, बकवास है, ए से तो बी बना, डी को बना कौन रहा? सी। मैं आपसे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पूछ रहा हूं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पूछ रहा हूं, इस रिएक्शन की, तो आपको बताना पड़ेगा ना इसमें कितने टकराए। कोई बच्चा बोले सर ए से बना डी मॉलिक्यूलैरिटी बन, बकवास है, क्यों? ए से डी थोड़ी बना, डी तो सी से बना। हेलो, हाँ ये बात भी सही है। तो सर ऐसा करते हैं ना, सर ए टकराया बी टकराया सी, कैसी बातें कर रहे हो? ए से बी बना फिर बी से सी बना, तो बी तो गायब हो गया। जो गायब हो गया, अरे यार ए से बी बना, बी से सी बना, जब बी से सी बना तो बी कहां बचा? जो गायब हो गया उसके बारे में बात करना तो बकवास है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो बकवास है। इसीलिए कहा जाता है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो बकवास है। इंग्लिश में बोले तो मीनिंगलेस है, अपनी भाषा में बोले तो बकवास। अच्छा सर वो तो हमने ऐसे ही रट लिया कि एलिमेंट्री का ही मॉलिक्यूलैरिटी होता है, आपने तो डेफिनेशन पहले बता दिया था। आप फिर भी सोच लो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी बकवास है। सुनना ध्यान से जो बोलने वाला, हाँ ये सच है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी बकवास है, हाँ ये सच है। पर सच ये भी है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म है, हाँ ये भी तो सच है। सच ये भी है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, हाँ ये सच है। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बकवास है, हाँ ये सच है कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बकवास है। पर उससे भी बड़ा सच ये है, ये तो एलिमेंट्री, ये तो एलिमेंट्री, ये तो एलिमेंट्री है, इनकी तो मॉलिक्यूलैरिटी है, इनकी तो मॉलिक्यूलैरिटी है। अरे हाँ यार, क्योंकि वो तो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री की तो मॉलिक्यूलैरिटी ही है, कॉम्प्लेक्स की बकवास है। पर ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 की तो मॉलिक्यूलैरिटी है ना यार। दिस इज अ फैक्ट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो आपको हर स्टेप की बतानी होगी। पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बकवास। हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी है पर पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बकवास। बच्चों जैसा मैंने आपसे पहले कहा, जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मतलब वो कॉलिजन थ्योरी से आया है। कॉलिजन थ्योरी से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बकवास है, लेकिन ऐसा पाया गया। जो मैं बोलने वाला हूं लिसन केयरफुली, ऐसा पाया गया जनरली, नॉट ऑलवेज, ऐसा पाया गया जनरली कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। मतलब मान लो रिएक्शन बना ए से डी, क्लियर? हमने इसकी मैकेनिज्म लिखी, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, ठीक है? ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ठीक है? इसमें से कोई रिएक्शन फास्ट तो कोई स्लो है, ठीक है? जो सबसे स्लो वही आरडीएस है, ठीक है? मान लेते बीच वाला स्लो है, ठीक है? मान लेते बीच वाला आरडीएस है, ठीक है? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बकवास है, ठीक है? हर स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी है, सही है। मुझे तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बताना है और सवाल ने पूछा है, जिद कर रखा है, बताओ। अभी सवाल सिखाता हूं। ऐसा पाया गया जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है जनरली वो आरडीएस वाले स्टेप के बराबर होती है। मतलब इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 1। सर कैसे पता? अरे एक ही भी है ना यार, एक ही भी तो टकराया होगा, एक ही भी तो टूटा होगा। हाँ सही है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी? 1। ऐसा पाया गया अक्सर कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है, बशर्ते कंडीशन है उसमें कोई इंटरमीडिएट ना हो। सर इसमें तो इंटरमीडिएट है। हाँ यार, मतलब एक बात तो पक्की है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं बता सकते। तो सर फिर कब बता सकते हैं? आओ मैं आपको सवालों से इसे और क्लियर करता हूं। राइट, अभी फिलहाल मैंने आपसे बताया कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी जीरो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और 3 से ज्यादा नहीं होता। इसे अपन डिटेल में फील करेंगे कॉलिजन थ्योरी में। अभी एज अ फैक्ट मान लो कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं होता। वहीं पे साथ में आपको मैं एक फ्री का फैक्ट दे रहा हूं, जिस प्रकार से मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा बहुत बहुत रेयर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो ऑर्डर है वो भी 3 से ज्यादा बहुत रेयर होता है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर यहां लिखा हुआ है, मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जो रिएक्शंस हैं उनका ऑर्डर भी 3 से ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। राइट, तो मैंने कहा कि मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री का समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स का बकवास है, समझ में आता है,
फिर भी जबरदस्ती हमसे सवाल पूछे तो कैसे बताना है, आओ सवाल से सिखाता हूं। जैसे आप सबके सामने सवाल इसमें था नहीं तो मैंने खुद से ऐड किए हैं आपको सिखाने के लिए, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, मेरी हैंड राइटिंग में है, मतलब टाइप फॉर्म में नहीं है। ऑलराइट, व्हाट विल बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, हमें बताना है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, राइट। ये जो रिएक्शन दे रखा है ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जैसे ही उसने बोला कॉम्प्लेक्स है और एक ऑप्शन मीनिंगलेस है, मेरी बात सुन लो, एक ऑप्शन मीनिंगलेस है, क्योंकि मीनिंगलेस का ऑप्शन है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको तो जवाब देना है साहब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है बकवास, मीनिंगलेस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है मीनिंगलेस। लेकिन अगर वहीं पे सवाल कुछ ऐसा होता, वही रिएक्शन है, देखो बस उसकी मैकेनिज्म गिवन है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पूछा है और किसी ऑप्शन में मीनिंगलेस नहीं है। लिसन केयरफुली, क्योंकि ऑप्शन में मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मीनिंगलेस नहीं है, इसलिए जबरदस्ती बताना है, सवाल कह रहे हैं तुम बता के जाओगे, ऐसा नहीं जाओगे। तो जब उसमें मीनिंगलेस ऑप्शन नहीं है इसलिए मुझे चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करना है। तो अब जो स्लो वाला स्टेप है, जो आरडीएस है, उसी की मॉलिक्यूलरिटी बता देना, वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। ऐसा जनरली होता है, ऐसा होता है, ऐसा हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं। पर ऑप्शन मीनिंगलेस है ही नहीं, मीनिंगलेस ऑप्शन होता हम तो वही टिक करते, पर नहीं है तो बताना तो पड़ेगा यार। तो स्लो वाली की जो मॉलिक्यूलरिटी बता देना, स्लो वाली की 1 इज द करेक्ट आंसर। खत्म। हेलो, क्लियर? ऑलराइट, तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमें मैकेनिज्म को समझना है तो सबसे पहले एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल समझना होगा। अपन ने समझा, इसमें खूब सारे सवाल मैंने आपको मॉड्यूल दे रखे हैं, आज अटेंड करना बेटा, हमेशा याद रहेगा, वरना पता क्या होता है बाद में आप इसे फील नहीं करोगे। आज ही आप होमवर्क करना, देखना आपको सारी बातें मेरी याद आएंगी और हर लेवल आप सोचोगे। हम सवाल बहुत बेसिक लेवल के करते हैं पर आपके जहन में कंसेप्ट हर लेवल के डाले जाते हैं, तो आप सवाल करना, आपसे बनेंगे सारे। क्लियर? ऑलराइट, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा वो सारा का सारा किस्सा था मैकेनिज्म का, रेट लॉ का। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और काइनेटिक्स में हम लोग डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। हमें पता है कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसका रेट लॉ होगा, उसका ऑर्डर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी ऑर्डर सेपरेटली। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे पहले वो सुन लो। अगर ये मैप आपके दिमाग क्लियर रहेगा ना, सारे सवाल आपके उंगलियों पे आएंगे, आई प्रॉमिस, और आएंगे, देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक सेकंड बेटा। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कल 8/12/2020 को भारत बंद को ध्यान में रखते हुए आपकी लाइव क्लासेस के शेड्यूल में सिर्फ कल के लिए चेंज किया गया है, राइट। तो आप एक बार शेड्यूल जरूर चेक करना। कल आपकी क्लासेस दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होंगी। कल आपकी क्लासेस दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होंगी। क्लास का टाइम टेबल नोटिस बोर्ड सेक्शन में देख लेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस होगा बच्चों कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले अपन हर रिएक्शन की, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एनथ ऑर्डर, फलाना ढिमकाना, लिखित ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब वो ऑर्डर है कहां कहां रिएक्शन के ऑर्डर। फिर अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर पढ़ेंगे इंटीग्रल रेट लॉ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करेंगे और फिर उनके जितने पॉसिबल ग्राफ है वो सारे पढ़ेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स, और फिर अंत में होगा शुरू खेला जो थमने का नाम नहीं लेगा, दैट इज न्यूमेरिकल्स, राइट। जब हम जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकंड एनथ कोई भी ऑर्डर पढ़ेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर इंटीग्रल रेट लॉ एंड सो ऑन। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक एक ऑर्डर का डिटेल्ड एनालिसिस, राइट। नीतीश बेटा आएगा ना यार, कुछ बच्चे पता जैसे नीतीश टाइप के हो गए ना, मतलब उनको लग रहा है वो लिख रहा है सर सूडो ऑर्डर कब होगा, होगा बेटा, काहे को परेशान हो रहा है नीतीश। नीतीश कैसे करते हो बेटा?
मतलब अच्छा आपको आता ये बताना चाह रहे हो, ओके ओके ओके, अच्छा वो बताना चाह रहे, मैंने पढ़ा हुआ था सर, ऑल राइट। चलिए तो शुरू करते हैं अपना जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। हाँ वही वही बिल्कुल सही कहा कुशल मंगल, नहीं हर्ष बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको मैं जीरो ऑर्डर के बारे में बताता हूं। ऑर्डर इसका जरूर जीरो है पर है बड़ा खतरनाक। मतलब देखो यार, जैसे मैंने कहा जीरो ऑर्डर, तो आप सब समझ गए इसका जो रेट लॉ है आर बराबर के। मुझे आपका ध्यान चाहिए शुरुआत में, शुरू का समझ लोगे ना, मेरे शब्दों को समझ लोगे, बाकी बार बार चीजें रिपीट होंगी और याद हो जाएंगी। पहली बार में याद नहीं होगा देखना, लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो शब्द है ना उनका मतलब याद होना चाहिए, जो नए नए टर्म्स आएंगे वो याद करना। लिसन केयरफुली, आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। हाँ तभी तो जीरो ऑर्डर है। जैसा ही अपन ने रेट लॉ लिखा, आप समझ गए सर, इसका तो मतलब ये है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उनका जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। सही बात है। मतलब मान लो अपनी वो जो अमोनिया की फैक्ट्री थी ना, जैसे वो हर घंटे अमोनिया 100 किलो बना रहे थे, अचानक से मार्केट से 500 किलो का डिमांड आ गया था। इमेजिन करो अगर हमारी उसी अमोनिया की फैक्ट्री में, इमेजिन करो हमें पता होता कि उस रिएक्शन का जो रेट लॉ है आर बराबर के इंटू एन टू की पावर जीरो इंटू, मान लो ऐसा होता, मान लो, तो मैंने आपसे कहा होता अरे बाजार से और N2 और H2 खरीदो, तो आप तुरंत समझ जाते सर N2 और H2 खरीदने से कुछ नहीं होने वाला। कितना भी N2 H2 खरीद लो, कितनी भी टैंक लगा दो, कितना भी टैंक भर दो, सर 100 किलो अमोनिया एक घंटे में बनेगा सर, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये फील है रेट लॉ का। अच्छा मतलब उसका जो रेट है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब 1 मोल से कराओ, 10 से कराओ, 20 से कराओ, 50 से कराओ, 100 से कराओ, 1000 से कराओ, उसी रफ्तार से चलता रहता है, वही उसकी रफ्तार रहती है। मजे की बात यह है बच्चों, ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है राइट, जिसके लिए आर बराबर के होता है, ये जो रिएक्शन होता है ये कॉमन रिएक्शंस नहीं है, ये बहुत अनकॉमन रिएक्शंस है। मतलब यूं ही कोई रिएक्शन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, यूं ही कोई रिएक्शन पढ़ ली सो जीरो है, ऐसा नहीं है। कहने के लिए इसका ऑर्डर जीरो है, कहने के लिए आर बराबर के है, वास्तविकता इसकी ये है कि ये जो बड़ा अनकॉमन होता है और जब भी होता है ना कुछ स्पेशल कंडीशन में होता है। मतलब एक ट्रिक सोचो, कभी आपसे पूछे वो रिएक्शन का जीरो ऑर्डर है, अगर कंडीशन कुछ स्पेशल है हो सकता है वो जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट कॉमन रिएक्शंस, दे अकर अंडर सम स्पेशल कंडीशन। फिर भी अगर हम कुछ बात करें, एग्जांपल डिटेल में लास्ट में आएगा, फिर भी हम कुछ बात करें तो जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं और ऐसी रिएक्शंस जो मेटल के सरफेस पे होती हैं, ये सब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हैं। ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बता दूं आया है। इन पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जिस चीज को आप नजरअंदाज करते हो एग्जाम में वही आता है। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता होता है बच्चा कहां नजरअंदाज करता है। बच्चे बता रहे हाँ ऐसा नहीं तो पढ़ लेंगे, गलत। समझो ना क्या कह रहा है, इसे फील करो। मतलब जब भी कोई एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आए उसे आप सोचोगे वो जीरो ऑर्डर है। अगर कभी कोई रिएक्शन मेटल के सरफेस पे हो रही तो वो जीरो ऑर्डर है। डिटेल्ड एनालिसिस हम धीरे धीरे करके करेंगे राइट। तो जब हम कोई भी ऑर्डर पढ़ेंगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आता है डिफरेंशियल रेट लॉ। कहने के लिए बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है डिफरेंशियल रेट लॉ, ये होता क्या सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे सामने रिएक्टेंट ए है, ए से बना प्रोडक्ट है। आप सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए, सारे फॉर्मूले लिखने हैं आप सबके पास। जब तक ये ऑर्डर चलेगा तब तक आप सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए, चाहे तो A4 साइज का पेपर होना चाहिए। जब भी बोलूं लिखो तो लिखते चलना है राइट। अपने सामने एक रिएक्शन है ए से बना प्रोडक्ट, ओके। मान लेते हैं जो ए है उसकी कंसंट्रेशन शुरुआत में ए है राइट। ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, इसे हम लोग ए नॉट भी बोलेंगे। कभी कभी सवाल में ए लिखा होगा तो कभी कभी सवाल में ए नॉट लिखा होगा। ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन राइट। रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट खत्म होगा तो ए माइनस एक्स एक्स बना। क्योंकि ये जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इसका जो रेट लॉ है आप कैसे लिखोगे सर? हम तो ऐसे लिखेंगे आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। ये जो आर है जिसे आप रेट कहते हो, जो इस रिएक्शन का रेट है, इसे आप लिख दो माइनस डी ए बाई डी टी। बच्चों इसे ही बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। मतलब ऐसे लिखने को ही बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। बोलने में भारी लगता है, लिखने में बहुत आसान है। लेकिन यहां पे आपको दो टर्म समझने, एक है ए नॉट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ए में से कुछ चला गया दैट इज ए माइनस एक्स, इसे हम लोग लिखा करेंगे एटी। क्या लिखेंगे? एटी। लिसन केयरफुल, मैं बच्चों से पूछता हूं एटी क्या है, पता वो क्या बोलते हैं?
सर ए नॉट इनिशियल है तो सर 80 फाइनल है, गलत। वो कहते हैं सर ए नॉट इनिशियल है तो 80 फाइनल है, गलत। ए नॉट इनिशियल है तो 80 फाइनल नहीं है, 80 का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। याद रखना, जब जब सवाल में आएगा 80 उसका मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। एक मिनट यार, ये टाइम कुछ गड़बड़ दिखा रहा है क्या? नहीं, अभी तो काफी टाइम है ना, अभी काफी टाइम है क्या क्लास में? मेरे ख्याल से कंप्यूटर में टाइम कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, 4:21 हो रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। हाँ शायद इसमें टाइम कुछ दिखाई ना, तो मैंने कहा टाइम कैसा दिख रहा है। ऑल राइट बेटा, चलिए सुनिएगा, ध्यान सुनना। तो जब हम 80 लिखेंगे, बार बार ध्यान से सुन लो, 80 का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। सभी लोग बोलेंगे, एक बार बोलना जरा, 80 का मतलब क्या? फाइनल कंसंट्रेशन ना, 80 का मतलब है हो सकता है आप फाइनल सोचो चलेगा, लेकिन मेरे तरीके सोचना है तो आज से 80 को अपन फाइनल नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे। 80 का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब बच गया। रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब बच गया। बोलो एक बार, 80 का मतलब बोलो प्लीज, फाइनल नहीं, ना सोचना, ना लिखना, ना बोलना। रिमेनिंग बच गया, 80 मतलब बच गया। क्लियर? ऑलराइट, तो अपन ने लिख लिया इसका डिफरेंशियल रेट लॉ। सो सिंपल, यहां तक आपको भी कुछ कॉपी में लिखना नहीं है। इंट्रोडक्शन की बात हो गई, डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑर्डर को डिटेल में पढ़ना होगा तो ये जो डिफरेंशियल रेट लॉ है इसे हम करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट की रूपरेखा मन में बना लेते हैं। सर इंटीग्रेट करना है, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ, जो बदल रहा है उसकी इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, खत्म। जो बदल रहा है उसकी इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, मतलब माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 0 के। हमने इधर भी इंटीग्रेट किया, उधर भी इंटीग्रेट किया, dt को उधर भेज दिया, तो इंटीग्रेशन माइनस डी ए बराबर इंटीग्रेशन के डी टी। चाहे तो लिमिट रख के इंटीग्रेट कर लो, चाहे बिना लिमिट के। मतलब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन कंसंट्रेशन कहां से कहां बदल रहा, सर ए नॉट से 80। एक बार सुन लो ताकि आगे बताना नहीं पड़े। ए नॉट से 80, और ये क्या होगा बच्चों? डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर डी टी। तो टाइम कहां से कहां बदला? सर टाइम बदला 0 से टी। सर कैसे पता चला? ऐसे पता चला, रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए नॉट, कहां गई? फाइनल टी। तो अपन ने लिमिट इंटीग्रेशन कर दिया, या ऐसे कर इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो अपने सामने फॉर्मूला आता है, AT बराबर ए नॉट माइनस के टी। इसे आप ऐसे लिख लो। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए नॉट बड़ा है कि 80? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं ए नॉट बड़ा है कि 80? बड़ी किसकी वैल्यू है? ए नॉट की 80 की? ए नॉट की। बड़ा कौन है? ए नॉट, राइट। तो इसे बच्चों आप ऐसे याद रखो, ए नॉट बड़ा माइनस 80 छोटा बराबर के टी। सभी इंटीग्रल रेट लॉ को याद करने का तरीका चलेगा, बड़ा माइनस छोटा बराबर के टी, ठीक। तो ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी। ए नॉट मतलब बड़ा, 80 मतलब छोटा, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी। क्लियर बच्चों? ये जो आपके सामने लिखा है इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। आप सब अपनी कॉपी में जीरो ऑर्डर का लिखेंगे। पहला फॉर्मूला, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी। ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी, राइट। बच्चों क्या इस इंटीग्रल रेट लॉ की मदद से हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो के बराबर होगा ए नॉट, बोलना जरा, लिखना चाहे लिखना नहीं पर बोलना जरूर, ए नॉट माइनस 80 अपॉन टी। हम किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं। आप तो बस एक फॉर्मूला याद रखना अभी तक, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी। हाँ, ए नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 का मतलब रिमेनिंग कितना बच गया, 80 का मतलब रिमेनिंग कितना बच गया। बच्चों जब हम ये सारे के सारे ऑर्डर पढ़ेंगे, राइट, तो यहां पे एक स्पेशल टाइप का सवाल आता है। जैसे कभी पूछेगा केक, बता देते हैं। कभी कभी सवाल आपसे पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमने इस चैप्टर में जितनी बातें करनी है और जितनी बातें हम करेंगे वो सारी की सारी रिएक्टेंट पे बेस्ड है। ध्यान से सुन लो। मतलब चाहे मैं आपको जीरो ऑर्डर पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊं, चाहे आपको मैं nth ऑर्डर पढ़ाऊं, सारा डेरिवेशन हमारा, सारी बातें हमारी रिएक्टेंट को लेकर है। क्योंकि रिएक्टेंट को लेकर है इसीलिए मैंने माइनस डी बाई डी टी लिखा। अगर प्रोडक्ट को लेके होता तो हमारा डेरिवेशन शायद ये ऐसे ना होता, जहां माइनस से वहां प्लस होता। हमारा चैप्टर
एक्चुअली रिएक्टेंट के बेस में, मतलब हमारा जो सिलेबस है मेडिकल का, नीट का, उसमें केवल रिएक्टेंट का खेल। तो याद रखना, अपने को सारी बातें रिएक्टेंट की चल रही, अपने को सारा डाटा रिएक्टेंट का चल रहा, अपने को सोचना रिएक्टेंट के फॉर्म में। हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, A0 माइनस KT बराबर KT। कभी कभी सवाल आपसे पूछता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या पूछता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चा सवाल समझ नहीं पाता। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, अपने सामने एक रिएक्शन है, A से बना P, इनिशियल कंसंट्रेशन है A, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमसे किसका कंसंट्रेशन पूछा है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, पहले अपन फील कर लेते हैं। किसी टाइम t पर ये होगा a माइनस एक्स और ये होगा x, बोलो हाँ या ना। अरे मान लो 2 होता तो 2x, मान लो 3 होता तो 3x। अब आपको समझदार हो, अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट केवल 1 है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी है, x। जब कभी सवाल आपसे पूछे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो समझ जाना सवाल अपने से पूछा है x। जब कभी सवाल आपसे पूछे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो समझ जाना सवाल आपसे पूछा है x। अब सर x निकाले कैसे, इसी फॉर्मूले में। सुनो ना, ये A0 माइनस AT बराबर KT लिखा है क्या, हाँ लिखा है सर। अच्छा, जो A0 है उसे मैं A लिख दूं, चलेगा। बेटा होता क्या है ना, जब इसको हम कॉपी में लिखते हैं आराम से तो मजा आता है। अभी आप कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो प्लीज बोलते जरूर चलना। A0 को A लिख दूं, चलेगा, चलेगा। AT को माइनस A माइनस एक्स बराबर KT लिख दूं, चलेगा, बोलो चलेगा। A माइनस एक्स बराबर KT लिख दूं, चलेगा, बोलो चलेगा, चलेगा। हम किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट की बची हुई कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। हम किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट की बची हुई कि प्रोडक्ट की। सर प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट x है कि A माइनस एक्स है, प्रोडक्ट x है कि A माइनस एक्स है, साहब x। A से A कट जाएगा, x बराबर KT आएगा। अगर कभी सवाल आपसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछता है, तो फॉर्मूला x बराबर KT आ जाएगा, फॉर्मूला x बराबर KT आ जाएगा। कॉपी में लिखिएगा दूसरा फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x बराबर KT। क्लियर, ऑलराइट। जब हम ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हाँ हो गया सर। डिफरेंशियल रेट ला, हाँ हो गया सर। इंटीग्रल रेट ला, सर इंटीग्रेट कर दिया। आप सभी को फॉर्मूले से मतलब है A0 माइनस AT बराबर KT हो गया। चलो चलते हैं अगले सेक्शन में, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। केमिकल काइनेटिक्स की जान है जो मैं बताने वाला हूं। मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है तो आज नहीं बताऊंगा। जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं, ये केमिकल काइनेटिक्स की जान है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उसी से सारा का सारा कंसेप्ट आसान हो जाएगा। बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।